गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज पे। आज की क्लास अपनी एनाटॉमी पर रहेगी। एनाटॉमी को हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट ने सीआरपीएफ का फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है वो सीआरपीएफ के फॉर्म को फिलअप कर देना, अच्छी वैकेंसी है। एंड इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली लाइव सेशन चल रहे हैं, क्वेश्चन क्लासेज चल रही है नाइट के अंदर 9 PM। सो आप वह भी अटेंड करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वहाँ से। एंड जो आपका जो सिलेबस है सीआरपीएफ के लिए, थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ कि जो आपका जो सीआरपीएफ का जो पेपर रहने वाला है, ये जो सीआरपीएफ का आपका जो पेपर रहने वाला है, इसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। ध्यान से देखना, 100 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर गाइस, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके 25 आपका नॉन टेक्निकल पार्ट रहने वाला है, 25 क्वेश्चन का, जिसके अंदर क्या क्या होंगे, आपकी मैथ होगी, ठीक है, जीके होगा एंड जनरल साइंस होगी। जनरल साइंस ये जो आपका 2014 का जो पेपर लगा उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर मैथ्स होगी, जीके होगा, जनरल साइंस होगी, ठीक है। एंड देन इसके बाद के अंदर आपके जो 2014 में जो क्वेश्चन आए हैं उसमें 25 क्वेश्चन आपके ओबीजी से आए हैं, ओबीजी से 25 क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है ना। देन और बाकी जो आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और फिर आता है आपका एमएसएन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रखे हैं। एंड देन साइकेट्रिक से कुछ क्वेश्चन हैं, 2 से 4 क्वेश्चन आपके साइकेट्रिक से हैं। न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है, ठीक है, एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो ये जो सब्जेक्ट है आपके, ये जो पोर्शन है आपके सीआरपीएफ एग्जाम को कवर कर रहा है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, लगभग यहाँ जो है इसके अंदर आपका सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। सो आपका जो ओल्ड पेपर है 2014 का, इसके अपन क्वेश्चन सेशन लेंगे, ठीक है। कल से अपना क्वेश्चन अभी जो इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपका क्वेश्चन सेशन होगा ओल्ड पेपर पे, ठीक है ना गाइज। तो सभी 9 बजे अपडेट रहना। इस क्वेश्चन सेशन को विद रैशनल 4 ऑप्शन को विद रैशनल डिस्कस करेंगे। एंड अपनी ऑलरेडी क्लासेज हो चुकी है क्वेश्चन सेशन पे, एंड बाद में सब्जेक्ट वाइज भी हम क्वेश्चन सेशन लेंगे हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है ना गाइज। सो ओबीजी की आपकी क्लासेस चल रही है, फंडामेंटल क्लासेस चल रही है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आपकी क्लासेस चल रही है, पीडियाट्री की क्लासेस चल रही है। पीडियाट्री का भी कुछ पोर्शन आएगा इसके अंदर, ठीक है गाइज, जैसे रिफ्लेक्स वगैरह हो गए, यहाँ से भी इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा। सो आप सभी ये सब पढ़ते रहें, अच्छे से ध्यान रखना गाइज, ये आपका सिलेबस है। तो आज की अपनी क्लास में शुरू करते हैं हम, एनाटॉमी का ही लेक्चर है अपना। एंड इस ब्लड वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। एंड यहाँ से कोई सा भी एक क्वेश्चन हो, छोटे से छोटा क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करूँगा, ठीक है गाइस। सो सभी अच्छे से देखना इसको। हम डिस्कस करेंगे WBC के बारे में, ठीक है ना। WBC के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अपनी एक क्लास हो चुकी है, तो इसमें हम इस WBC को हमने क्लासीफाई किया था 2 तरीके से। फर्स्ट था ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, वाडी की साइज, ठीक है ना। फिर था एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट 2 तरीके से क्लासिफाई किया था। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स WBC आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज ग्रेनुलोसाइट एंड अगेन डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स, लिसन केयरफुली गाइस, फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स, देन सेकंड इज इयोसिनोफिल्स। एंड इनके नाम कैसे पढ़े मैंने लास्ट क्लास से बताया था आपको। एंड जो थर्ड आता है इसके अंदर वो आता है आपका बेसोफिल्स, ठीक है। इसका ओरिजिन हम डिस्कस कर चुके हैं, ओरिजिन आपके माइंड में होना चाहिए अच्छे से। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपके बेसिक आपको आने चाहिए, जब तक बेसिक नहीं आएगा ना आपको, आप एग्जाम फाइट नहीं कर पाओगे। सो एग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या होता है, आपके मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब इनको हम अलग अलग तरीके से सेपरेट डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट आता है अपने न्यूट्रोफिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है, इसके क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये कैसे एक्ट करती है, क्या फैगोसाइटिक रिएक्शन होती है, एंटीबॉडी कैसे बनती है, ठीक है ना गाइस, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एंड एंटीबॉडी कैसे बनती है आपको आज तक समझ में नहीं आया होगा जिन स्टूडेंट को, तो आप समझना कि कैसे बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, कोई बैक्टीरिया आता है तो कैसे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, एंड कैसे हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एक्ट करती है, WBC का लेवल क्यों बढ़ता है इन सब चीज़ों के अंदर। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में, ठीक है गाइस। तो देखिए इसका जो नॉर्मल काउंट होता है
न्यूट्रोफिल्स का नॉर्मल काउंट होता है, वो आपसे पूछ ले तो 50 to 70% WBC का नॉर्मल काउंट होता है। ठीक है ना गाइस, यहाँ तक क्लियर है। एंड इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो आपका मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस होता है इसमें कैसा होता है, मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है, या फिर इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस। इसके अंदर और कौन सा न्यूक्लियस होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, या फिर मैं कह सकता हूँ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस। यहाँ तक क्लियर है ना गाइस, ओके। फिर इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं जो इसका साइज होता है। ठीक है गाइस, इसका जो साइज होता है वो कैसा होता है, 10 to 12 माइक्रोमीटर इसका जो साइज होता है। सो ये क्वेश्चन बन सकता है। जो न्यूक्लियस देखो, आपको डायग्राम दिख रहा होगा कॉर्नर के अंदर, आपको डायग्राम दिख रहा होगा कॉर्नर के अंदर, इसलिए इसको कहते हैं मल्टी लोब। जो इसका न्यूक्लियस होता है इसके अंदर बहुत सारे लोब देखने को मिलते हैं, उससे क्या कहते हैं, मल्टी लोब। अच्छे से देखो कॉर्नर में आपको डायग्राम दिख रहा हो सकता है एग्जामिनर आपसे डायग्राम देके भी क्वेश्चन पूछ ले एम्स के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंड जो इसका लाइफ स्पान होता है, जो इसका आपको लाइफ स्पान होता है वो होता है इसका 2 to 5 डेज। यहाँ तक क्लियर है सभी को, इसका लाइफ स्पान। अब तो देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आपके, एक तो ये कि कितना नॉर्मल लेवल कितना होता है, न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, लाइफ स्पान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। एंड इसके अंदर एक और क्वेश्चन बनता है कि आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा WBC में कौन सी WBC पाई जाती है। सो जी जो आपकी मोस्ट एबेडेंटली इन द ब्लड, सबसे ज़्यादा, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा के अंदर पाई जाने वाली WBC, उसे क्या कहते हैं, मोस्ट एविडेंटली WBC। तो ये गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि देख लीजिए लगभग 100% अगर मान के चले तो उसका 50 से 70% तो इसने कवर कर लिया, बाकी जो बचेंगी वो आपकी जो रिमेनिंग WBC है वो कवर करती है। अब इसका जो फंक्शन होता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय द फैगोसाइटिक प्रोसेस, ये इसका फंक्शन होता है। मतलब कि क्या करती है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर करता है तो सबसे पहले जो आपकी बॉडी में जो सेल्स एक्टिवेट होती है वो होती है WBC के अंदर भी न्यूट्रोफिल्स होती है। सो इसका जो फंक्शन होता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में सबसे पहले कौन से ब्लड सेल्स एक्टिव होती है, तो आप राइट आंसर करोगे न्यूट्रोफिल्स। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द बैक्टीरिया बाई फैगोसाइटिक प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है ना, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन सी ब्लड सेल्स करती है, सेकंड लाइन डिफेंस कौन सी ब्लड सेल्स करती है। तो सेकंड लाइन के लिए मैं बता दूं अभी के लिए, जो आपकी मोनोसाइट होती है वो आपका सेकंड लाइन डिफेंस जो ये एक्ट करती है वो होती है आपकी मोनोसाइट। ठीक है ना, फैगोसाइटिक प्रोसेस क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे जब इनका पूरा क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, यहीं से ही हम जाएंगे जैसे एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है। तो ठीक है, तो ये होता है आपका न्यूट्रोफिल्स कंप्लीट। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है सभी को। अच्छा देखिए, इसी के साथ में 2-4 बातें और नोट कर लीजिए आप, इसके ऊपर लिखना आप 2-4 टर्म समझाता हूं मैं आपको, वो छूट गया था। वेरिएशन इन WBC, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए बता रहा हूं। तो फर्स्ट आपकी जो टर्मिनोलॉजी आती है उसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, इंक्रीज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट काउंट। नॉर्मल कितना होता है, 4000 to 11,000 पर क्यूबिक mm, ठीक है ना। एंड चिल्ड्रन में कितना होता है, 6000 to 11,000 पर क्यूबिक
mm, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, अगर इससे ज़्यादा आपकी इंक्रीज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट काउंट इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। एग्जाम्पल के लिए फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब कंडीशन में क्या होता है, आपको ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलता है, ठीक है गाइस। तो इसी के अगर करस्पॉन्ड हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी के लिए अगर इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी काउंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। उसे क्या कहते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी काउंट। यह भी ध्यान रखना, पहले बता चुका हूं। और अगर इसकी अपोजिट बात करें तो उसे हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया। ये टर्मिनोलॉजी भी ध्यान रखना, डिक्रीज नंबर ऑफ WBC काउंट। एक ही बात है, WBC बोलो या ल्यूकोसाइट बोलो, कंफ्यूज मत होना, इसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। WBC इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। यहाँ तक क्लियर है ना, इंक्रीज नंबर ऑफ WBC काउंट। अगर इसके करस्पॉन्ड बात करें कौन सी, RBC की, तो उसे हम कहते हैं एनीमिया, ठीक है। कंफ्यूज रहते हैं काफ़ी स्टूडेंट इन टर्म्स के बीच के अंदर, सो इनको नोट कर लेना, उसे क्या कहते हैं, एनीमिया। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग एक कंडीशन और देखने को मिलती है, नाम तो सुना ही होगा आपने, ल्यूकीमिया, ठीक है ना, उसको भी समझ लो। ल्यूकीमिया क्या होता है, देखिएगा, ल्यूकीमिया का मतलब होता है abnormal uncontrolled increase number of leukocyte count, abnormal and uncontrolled increase number of leukocyte count more than 1 लाख पर क्यूबिक mm। ये भी याद रखना, कितने से ज़्यादा, मोर देन 1 लाख पर क्यूबिक mm। अब नॉर्मल अनकंट्रोल, ऐसी कंडीशन जहाँ पे अब नॉर्मल एंड अनकंट्रोल सेल्स की ग्रोथ होती है, उससे हम कहते हैं कैंसर। और ये किस में हो रहा है, ब्लड में है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, ब्लड कैंसर, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसको नोट करना। अब हम आते हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। न्यूट्रोफिल्स के बाद के अंदर आपका आता है ईओसिनोफिल्स, ठीक है गाइस, ईओसिनोफिल्स। सेकंड आता है आपका ईओसिनोफिल्स। तो सबसे पहले इसका जो नॉर्मल काउंट आता है वो होता है, नॉर्मल काउंट की बात करते हैं 1 to 4%। साइज की बात करें 10 to 12 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस इसके अंदर होता है बाइलोब्ड, देख लो डायग्राम दिख रहा है, न्यूक्लियस होता है, बाइलोब न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, ठीक है ना गाइस। मतलब कि 2 ही लोब प्रेजेंट होंगे, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है ना। एंड जो इसका जो लाइफ स्पान होता है वो आपका 7 to 12 डेज इसका लाइफ स्पान देखने को मिलता है। एंड जो ये आपकी न्यूट्रोफिल्स कब कब इंक्रीज होती है, जब आपकी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन या पैरासाइटिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जब आपकी ईओसिनोफिल्स इंक्रीज होती है। एंड न्यूट्रोफिल्स कब इंक्रीज हो रही थी, न्यूट्रोफिल्स के लिए ध्यान रखना, इंक्रीज इन एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन में कौन सी इंक्रीज होती है, न्यूट्रोफिल्स। और यहाँ पे जो आपकी एलर्जिक कंडीशन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन में कौन सी होती है, ईओसिनोफिल्स। इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, बहुत बार आता है कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी WBC इंक्रीज होती है। देखो याद रखना, एलर्जी के अंदर आपकी ईओसिनोफिल्स इंक्रीज होती है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये अच्छे से ध्यान रखना आप। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा आपका
एक तो न्यूक्लियस से बन सकता है, एंड सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना गाइस, ये वाला यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है जो बेसोफिल्स। बेसोफिल्स से जो स्टूडेंट ऑनलाइन है गाइस, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि उन्हें भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। जब आप किसी के बारे में सोच के चलोगे, तो जब आप किसी के बारे में सोचोगे तभी आपका अच्छा होगा। तो आप क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़े, आपका सपोर्ट होगा तभी हम सक्सेस होंगे। काफ़ी स्टूडेंट को जोड़े, आपके ग्रुप्स में शेयर कर दे गाइस, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स के उनमें शेयर कर दे। अब हम पढ़ते हैं बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स का क्या होता है, देखो बेसोफिल्स का जो नॉर्मल काउंट होता है गाइस, ध्यान से सुनना, बेसोफिल्स आपकी 0 से 1% देखी जाती है। एंड इसका जो साइज होता है, 10 to 12 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। एंड जो इसमें जो न्यूक्लियस देखने को मिलता है वही बाइलोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। डायग्राम देख लो आप, इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है ना सभी का। एंड इसका लाइफ स्पान होता है 12 to 15 डेज, इसका लाइफ स्पान देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब ध्यान से सुनना कि जो आपकी बेसोफिल्स होती हैं, अगर ये बेसोफिल्स आपकी ब्लड या सेल से निकलकर टिश्यू में चली जाती है तो उसे हम कहते हैं मास्ट सेल्स। फिर से सुनना, मास्ट सेल्स क्या हैं? मास्ट सेल्स आर derivative cells of mast cells are derivative cells of basophils। मतलब कि बेसोफिल से आपकी क्या बनती है, मास्ट सेल्स बनती हैं। फिर से सुनना, अगर ये बेसोफिल्स आपकी सेल या फिर ब्लड से निकल के टिश्यू में चली जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मास्ट सेल्स कहते हैं। अब किसका टाइप है ये, ग्रेनुलोसाइट का टाइप है। तो जो बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स का जो ग्रेनुल्स होते हैं उनके अंदर थ्री टाइप्स के केमिकल प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के हार्मोन या एंजाइम मान लो, केमिकल मान लो, ठीक है, उसे हम कहते हैं, उनका नाम देखना। तो देखिएगा मैं लिख रहा हूं, मास्ट सेल्स एंड या फिर कह दूं मैं बेसोफिल्स आर कंटेन क्या क्या होते हैं, हिस्टामिन, हिस्टामिन होता है, हिपेरिन होता है, एंड लास्ट इज सीरोटोनिन। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि हमारी बॉडी से नेचुरली हिपेरिन कौन सी सेल से रिलीज होता है, सिंपल सा क्वेश्चन करता है कि नेचुरली ह्यूमन बॉडी के अंदर हिपेरिन कहाँ से रिलीज होता है। वो होता है आपका, या तो ऑप्शन में दे के रखेगा मास्ट सेल्स, या फिर दे के रखेगा आपको बेसोफिल सेल्स, या फिर दे के रखेगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो इस तरह आपको राइट आंसर क्लिक करना है। ठीक है ना गाइस। एंड ये जो आपकी बेसोफिल्स इंक्रीज होती हैं, ये आपकी टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर इंक्रीज होती है। कहाँ इंक्रीज होती है, टाइप फर्स्ट, लिख लेना इसे, बेसोफिल्स आर इंक्रीज इन टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड वुंड हीलिंग प्रोसेस। ये दोनों जगह आपकी बेसोफिल्स इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ये आपका यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में। बेसोफिल्स के बाद आता है आपका मोनोसाइट। ठीक है गाइस, नाउ अब आता है आपका मोनोसाइट्स। तो देखिए मोनोसाइट्स क्या होती है, इसका जो नॉर्मल नंबर होता है, नॉर्मल अमाउंट होता है 2 to 8% ये प्रेजेंट होती है। इसकी जो
साइज होती है वो इसकी साइज आपको देखने को मिलती है 12 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है गाइस, 20 माइक्रो, ओके, ये इसकी साइज देखने को मिलती है। यहाँ तक क्लियर है, 12 से 20 माइक्रोन इसकी साइज देखने को मिलती है। एंड इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होता है। सिंगल न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली सिंगल न्यूक्लियस। वहाँ तो क्या थे, दो न्यूक्लियस, दो लोब थे, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड जो आपकी मोनोसाइट होती हैं, देखो इस सेल्स का साइज आपकी अभी तक जितनी भी सेल्स आई है उनसे बड़ा है। सो इसके अंदर इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट WBC। अगर आपसे पूछ ले तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मोनोसाइट। लार्जेस्ट, नाम मोनो है लेकिन है क्या, ये लार्जेस्ट WBC है। ठीक है गाइस, अपोजिट याद रखना, कहीं उल्टा कर दो कि मोनोसाइट छोटी होती, नो, लार्जेस्ट WBC इज मोनोसाइट। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ओके। तो इसी तरह क्या होता है, जब आपकी मोनोसाइट ब्लड या फिर सेल से निकल कर अगर टिश्यू में आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं मैक्रोफेजेज सेल्स। एंड ये बात मैं आपको पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ एंड यहाँ भी बता रहा हूँ। मोनोसाइट ब्लड सेल से निकल कर अगर टिश्यू में आ जाती है तो उसे हम कहते हैं मैक्रोफेजेज सेल्स। तो मैं कह सकता हूँ मैक्रोफेजेज सेल्स आर डेरिवेटिव सेल्स ऑफ मोनोसाइट। यहाँ तक क्लियर है ना, ओके। ये क्वेश्चन बनता है कि जो मैक्रोफेजेज सेल्स अगर आपकी ब्लड से निकल कर टिश्यू में, तो उन्हें क्या कहेंगे, मैक्रोफेजेज सेल्स। एंड ये मैक्रोफेजेज सेल्स होती हैं, ये आपकी फेगोसाइटिक रिएक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। एंड आपके इंक्रीज इन, अब इसका ये ध्यान रखना, इंक्रीज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड कब, इन क्रोनिक कंडीशन। मतलब अगर कोई इन्फेक्शन आपके क्रोनिक मतलब कि लंबे समय तक रह जाता है, उसे हम कहते हैं क्रोनिक। एंड क्रोनिक कंडीशन में आपकी इंक्रीज होती है मोनोसाइट। एक्यूट में कौन सी हो रही थी, एक्यूट में हो रही थी आपकी न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। एंड सेकेंड लाइन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपसे पूछ ले एग्जामिनर, सेकेंड लाइन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो ये आपकी यहाँ से मोनोसाइट कंप्लीट होती है गाइस, ओके। एंड इसका जो लाइफ स्पान होता है वो लाइफ स्पान लिख लीजिए 2 to 6 डेज इसका लाइफ स्पान होता है, ओके। यहाँ तक क्लियर है ना सभी का, ओके गाइस। एंड जो इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड जो इसका न्यूक्लियस होता है, इसकी जो शेप होती है हॉर्स शू शेप या फिर किडनी शेप। कौन सी, हॉर्स शू शेप या फिर किडनी शेप। न्यूक्लियस की जो शेप होती है शू शेप या फिर मैं कह सकता हूं किडनी शेप। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि हॉर्स शू शेप कौन से WBC को कहते हैं। आपका आता है मोनोसाइट। डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ठीक है गाइस, इस तरीके से है कुछ डायग्राम। तो इसे क्या कहते हैं, हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब जो आपका आता है लिम्फोसाइट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लिम्फोसाइट से, ध्यान से देखना लिम्फोसाइट कैसे बनती है। तो सबसे पहले तो जो लिम्फोसाइट होती है, इन सब का मैंने आपको ओरिजिन बता दिया है WBC का। एंड जो लिम्फोसाइट का ओरिजिन होता है वो आपकी लिम्फोब्लास्ट सेल से होता है। एंड लिम्फोब्लास्ट सेल्स होती है आपकी बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले लिम्फोसाइट के बारे में बात कर लें। लिम्फोसाइट, इसका नॉर्मल काउंट होता है 20 से 30% होता है। एंड इसकी जो साइज होती है 6 to 7
माइक्रोन इसकी न्यूक्लियस की साइज देखने को मिलती है। एंड कुछ बुक्स में इसको दे रखा है 5 to 7 माइक्रोन। तो देख लीजिए अब तक जितने भी न्यूक्लियस पढ़ाए मैंने, फर्स्ट की बताई थी मैंने 10 से 12 माइक्रोन, ठीक है। देन सेकंड हमने डिस्कस की 10 to 14 माइक्रोन। देन थर्ड हमने डिस्कस किया 10 to 12 माइक्रोन, ठीक है गाइस। एंड जो फोर्थ हमने डिस्कस किया 12 to 20 माइक्रोन, ठीक है ना गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना। एंड जो लास्ट वाला अपन डिस्कस कर रहे हैं तो देख लीजिए ये आपका न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो इनमें बताओ मुझे सबसे छोटा कौन है? तो आपका जो लिम्फोसाइट होता है स्मॉलेस्ट WBC से कहते हैं। स्मॉलेस्ट WBC आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर ले तो आप राइट आंसर देना लिम्फोसाइट को। एंड लार्जेस्ट पूछ ले तो वो कौन सी होगी? आपकी मोनोसाइट। यहाँ तक क्लियर है सभी का? ठीक है गाइस, ओके। अब इसके बाद के अंदर आता है जो आपका लिम्फोसाइट को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। अब इसको ध्यान से सुनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड जो इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। ओनली इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है गाइस, सिंगल होता है, लार्ज होता है। और इसमें कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होता है, इसमें क्लियर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है ना गाइस। लार्ज तो न्यूक्लियस होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। एंड क्लियर यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद अपना जो आता है वो इसको स्ट्रक्चरली लिम्फोसाइट को किस किस में डिवाइड करते हैं, ये इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चरली लिम्फोसाइट को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनना। लिम्फोसाइट को स्ट्रक्चरली दो तरीके से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है आपका टी लिम्फोसाइट एंड सेकंड आता है बी लिम्फोसाइट। यहाँ तक क्लियर है सभी का? टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। देखिएगा टी लिम्फोसाइट होता है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। अब कैसे करवाता है ये हम जो अपना फैगोसाइटिक प्रोसेस है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और जो बी लिम्फोसाइट होता है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, या फिर मैं कह सकता हूँ ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। एंड ये दोनों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन पूछ सके एग्जाम में कि टी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है? बी लिम्फोसाइट कैसे करवाती है, ये हम फैगोसाइटिक प्रोसेस है उसके बाद डिस्कस करेंगे। एंड जो टी लिम्फोसाइट होता है ये आपका 80% पार्ट कवर करता है। एंड ये जो होता है आपका 15 से 20% आपकी बी लिम्फोसाइट पाई जाती है। एंड जो टी लिम्फोसाइट होती हैं मैच्योर बनती तो कहाँ है? बोन मैरो में बनती है, बट मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके स्टर्नम के नियर बाय आपकी थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड। क्वेश्चन बनेगा आपके कि टी लिम्फोसाइट कहाँ मैच्योर होती है? थाइमस ग्लैंड के अंदर, जबकि बी लिम्फोसाइट आपकी बनती भी बोन मैरो में है एंड मैच्योर भी ये कहाँ होती है? बोन मैरो में। तो ये तो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, अगर करेगा तो यही पूछेगा कि टी लिम्फोसाइट आपकी कहाँ मैच्योर होती हैं, तो आप वहाँ पे राइट आंसर दोगे क्या? ये आपकी मैच्योर होती है थाइमस के अंदर। सो गाइस इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका फैगोसाइटिक रिएक्शन क्या होता है। सो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ये आपका यहाँ से जो सेल्स आपकी WBC सब कुछ कंप्लीट है। अब फैगोसाइटिक रिएक्शन में इन सेल्स का कैसे रोल होता है, कैसे एंटीबॉडी बनती है, कैसे इम्यूनिटी बनती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को एंड और स्टूडेंट को भी शेयर करें एंड इसी तरह आपका सपोर्ट बनाए रखें गाइस। सो जल्द ही हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। और आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो क्लासेस के रिगार्डिंग सो आप पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच।